Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Yesterday our topic was about who could hunt. Today we will start again with that subtopic who could hunt. कौन शिकार कर सकता था या कर रहा था या कौन शिकार कर सकता है। कल हमने पढ़ा कि जब नए फॉरेस्ट के नए लॉज आ गए तो उन्होंने फॉरेस्ट डेवलपर्स को एक नया मौका दिया कि वो हंटिंग बंद कर दे, वो शिकार करना छोड़ दे। लेकिन क्या हुआ कि पहले जो फॉरेस्ट डेवलपर्स से लॉ से पहले वो शिकार करते थे डियर का, लॉइन का, या वो जितने भी स्मॉल एनिमल्स या लार्ज एनिमल्स जितने भी स्पेशीज थे उनका शिकार करते थे, उनको बेचते थे। दे यूज्ड टू सेल दैट। तो उससे क्या हो रहा था, उससे फॉरेस्ट पे बड़ा इफेक्ट, वाइल्ड लाइफ पे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा था। उससे जो है इकोसिस्टम, जो एनवायरमेंटल बैलेंस थी वो ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे। तो क्या हुआ कि उस टाइम उन्होंने सोचा कि फॉरेस्ट में थे, जो नियर बाय रहते थे फॉरेस्ट के या फॉरेस्ट के अंदर रहते थे, वो हंटिंग कर रहे थे, लेकिन किस चीज़ के लिए? अपने फूड के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा था, अब वही लोग वो चीज़ शिकार करके बेचे जा रहे थे, वो हंटिंग करके उन चीज़ों को बेच रहे थे, तो कस्टमरी प्रैक्टिस कर रहे थे वो लोग। तो अब फॉरेस्ट लॉज जो नए आने लगे तो उनमें ये पूरा प्रोहिबिट किया गया कि जो भी शिकार करेगा ही विल बी पुनिश्ड, उसको सज़ा दी जाएगी, उसको जेल भेजा जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी, उसको फाइन किया जाएगा। ये चीज़ें मेंशन की गई नए फॉरेस्ट लॉज में। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे ये एक स्पोर्ट बन गया, किल करना टाइगर्स को, लिपर्ड्स को, वोल्व्स को। तो इंडिया की जब हमने बात की तो इंडिया में क्या हो रहा था उस टाइम, वो कल्चर एक बन गया, स्पोर्ट एक बन गया, एक नोबिलिटी बन गई, एक शान सी बन गई कि हंटिंग करने की। तो हमने कल भी पढ़ा कि इंडिया में ये चीज़ पहले अगर लो स्केल पे थी तो कैसे ब्रिटिशर्स ने जो भी कॉलोनियल रूल यहाँ पे था 200 ईयर्स के लिए, 200 ईयर्स के लिए, फिगर अप्रॉक्सीमेटली ऊपर नीचे हो सकती है, वो आप थ्रो नेट भी देख सकते हैं, थ्रो बुक्स भी देख सकते हैं कि जो कॉलोनियल रूल में स्केल इंक्रीज हो गया। स्केल इंक्रीज इतना हो गया कि हमने कल पढ़ा कि जो मुग़ल पेंटिंग्स अगर हम देखें तो उसमें भी हमने देखा है कि वो शिकार पकड़े हुए बैठे हैं। अब पिक्चर लिए उन्होंने, यहाँ पेंटिंग्स बनाई है उनकी शिकार के साथ। तो कल हमने पढ़ा कि मुगल्स की पेंटिंग्स, जो प्रिंस थे, एम्परर्स थे, वो भी शिकार का शौक रखते थे। लेकिन जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आया या ब्रिटिश का रूल जब आया तो ये चीज़ इतनी इंक्रीज़ हो गई कि कुछ स्पेशीज़ तो एक्सटिंक्ट ही हो गए, ख़त्म ही हो गए, कुछ स्पेशीज़ वजूद ही ख़त्म हो गए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो जितने भी एनिमल्स है, उन्होंने कुछ एनिमल्स को डेंजरस करार दिया कल्टीवेटर्स के लिए कि ये ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, जानलेवा साबित हो सकते हैं कल्टीवेटर्स के लिए। तो उन्होंने रिवार्ड एक रख दिया कि जो शिकार करेगा, जो डेडली एनिमल्स हैं उनको मार देगा, उसको वैसा रिवार्ड मिलेगा। उस चीज़ से क्या इफ़ेक्ट पड़ गया कि वो क्या सोच रहे थे कि हम इंडिया को सिविलाइज करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ख़त्म करके, इन्वायरमेंटल बैलेंस को ख़त्म करके कोई ऐसा सोचेगा कि हम किसी देश को या किसी स्टेट को या किसी सिटी को या किसी विलेज को सिविलाइज करेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उनका रूल चल रहा था, उनके अंडर सारे प्रोसेस थे, उनके अंदर सारे कोर्ट्स लॉज सब कुछ उनके अंडर था। तो उन्होंने क्या किया, हंटिंग के लिए रिवार्ड रख दिया। उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा कि हमने कल देखा कि 80,000 टाइगर्स वेर किल्ड
1,50,000 leopards were killed, 2 lakh wolves were killed. ये किस पीरियड के दौरान हुआ? 1875 to 1925. ये ब्रिटिश ने जो रिवार्ड रखना शुरू कर दिया हंटिंग के लिए, शिकार नहीं कह सकते, शिकार ही कहेंगे हंटिंग के लिए, या किलिंग भी कह सकते, मर्डरर्स, दे आर मर्डरर्स जिन्होंने ये चीज़ें की, क्योंकि उन्होंने 80,000 टाइगर्स को किल किया, 1,50,000 लीपर्ड्स को किल किया एंड 2 लाख वोल्व्स को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कि दे आर डेंजरस फॉर द कल्टिवेटर्स. तो उन्होंने उनको खतरनाक साबित कर दिया. खतरनाक बोल के ये कि जानलेवा हो सकता है, आपके लिए हमला हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी थोड़ी बना के उन्होंने ये चीज़ें की. उसके बाद क्या हुआ, इसके आगे हम पढ़ेंगे कि फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या इफ़ेक्ट्स होने लगे. तो हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे ग्रेजुअली द टाइगर केम टू बी सीन एज ए स्पोर्टिंग ट्रॉफी. द महाराजा ऑफ सरगुजा alone shot 1,157 tigers and 2,000 leopards up to 1957. A British administrator, George Jules, killed 400 tigers. Initially, certain areas of forests were reserved for hunting. Only much later did environmentalists and conservators begin to argue that all these species of animals needed to be protected and not killed. तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो टाइगर था वो दिखने लगा हमें कि एक स्पोर्टिंग ट्रॉफी बन गई, खेल बना दिया इन्होंने टाइगर को स्पोर्टिंग ट्रॉफी रख दिया. जो महाराजा थे सरगुजा के, उन्होंने अकेले में, अब मैंने पहले ही आपको कहा था कि एम्परर्स एंड प्रिंसेस वेर हैप्पी, दे वर थिंकिंग दैट दे आर डूइंग द नोबल वर्क बाय किलिंग द एनिमल्स. तो द महाराजा ऑफ सरगुजा जो था, उसने अकेले 1,000 टाइगर्स को किल किया. 1,157 टाइगर्स को उन्होंने किल कर दिया, 2,000 लिपर्ड्स को किल कर दिया. अप टू 1957 तक उन्होंने 1,157 टाइगर्स और 2,000 लिपर्ड्स को किल किया था. जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, जॉर्ज जूले, उन्होंने 400 टाइगर्स को किल किया अकेले. तो आप खुद देख सकते हैं रेशो जो है, जितना भी रेशो है वो आप अप्रॉक्सीमेटली, ये तो अप्रॉक्सीमेटली दिया होगा क्योंकि एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता होगी इनको, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 400 टाइगर्स को उन्होंने किल किया, अप्रॉक्सीमेटली 1,157 टाइगर्स को किल किया एंड 2,000 लिपर्ड्स को किल किया. ये तो वो फिगर है जो बुक्स में आया है. तो क्या हो गया कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जो थे जॉर्ज जूले, उन्होंने भी 400 टाइगर्स को किल कर दिया. इनिशियली सर्टेन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वर रिजर्व फॉर हंटिंग ओनली. कुछ फॉरेस्ट्स को इन्होंने हंटिंग पर्पस के लिए ही रखा था. जहाँ पे हंटिंग हो रही थी, जहाँ पे शिकार करना अलाउ था, कुछ फॉरेस्ट्स को इन्होंने रिजर्व रख दिया उस चीज़ के लिए कि हंटिंग कर लो भाई, जितने एनिमल्स को आपको ख़त्म करना है, जितने भी स्पेशीज़ को ख़त्म करना है, ख़त्म कर दो. ओनली मच लेटर डिड, उसके कुछ देर बाद ही जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, जो एनवायरनमेंट के बारे में जानते थे, जिनको एनवायरनमेंट का बैलेंस लग रहा था कि खतरे में है, गड़बड़ है वहाँ पे, जो कंजर्वेटर्स थे, उनको भी लगा कि नहीं, वी शुड टेक ए स्टैंड, वी शुड फाइट फॉर दिस इज इनजस्टिस, दिस इज इनइक्वालिटी. हाउ कैन द पीपल किल एनिमल्स लाइक दिस? दे हैव देयर ओन लाइफ, दे मेंटेन आवर बैलेंस, इको बैलेंस. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया कि जो भी स्पेशीज़ है, जितने भी एनिमल्स हैं, इनको हमें प्रोटेक्ट करना है, इनको मारने नहीं देना है. तो ये चीज़ फर्स्ट किन्होंने उठाई? जो एनवायरमेंटलिस्ट थे और कंजर्वेटर्स थे, उन्होंने इस चीज़ पे मुद्दा उठाया कि
भाई क्यों ये मार रहे हैं, एनिमल्स को क्यों मारा जा रहा है, उनको क्यों ख़त्म किया जा रहा है, एक्सटेंट किस बेस पे किया जा रहा है उन चीज़ों को जो हमारी ज़रूरत है लाइफ में, जो भी इनका एनवायरनमेंट में जो भी हमें बैलेंस है। एनवायरनमेंटलिस्ट ने देखा, उन्होंने कहा, उन्होंने प्रैक्टिकली उनको बताया कि अगर आप ख़त्म करेंगे, टाइगर्स को ख़त्म करेंगे या डियर्स को ख़त्म करेंगे तो इको बैलेंस जो है, इन्वायरमेंटल बैलेंस जो है वो ख़तरे में आ जाएगा। वो कुछ स्पेशीज़ तो एक्सटेंट हो ही चुके थे, जैसे हमने अभी भी देखा है कि डायनासोर्स का, वो तो एक्सटेंट ही हो गए ना, ख़त्म ही हो गए, डायनासोर्स एक्सटेंट हो गए, ख़त्म हो गए वो लोग। अभी भी इंडिया में अब तो ग्रोथ होने लगी है टाइगर्स की, लेकिन टाइगर्स ख़त्म ही हो चुके थे इंडिया में भी। क्या हो, इंडिया में टाइगर्स, हमारा जो है एल्बम जो है, नेशनल एल्बम, नेशनल एनिमल जो है हमारा, वो टाइगर ही तो है। तो टाइगर ही ख़त्म हो रहा था इंडिया में, जो इंडिया का लोगो है वो ये जब ख़त्म हो रहा था, वो जो उसको ख़त्म किया जा रहा था, महाराजाज, ब्रिटिशर्स, हंटर्स, स्मगलर्स जितने भी थे वो ख़त्म कर रहे थे इन चीज़ों को। तो एनवायरमेंटलिस्ट ने और कंजर्वेटर्स ने एक स्टैंड लिया कि नहीं, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए इन सबको। अगर हम देखें, वो टाइगर्स को शूट करते थे, एक ट्रैक पे जाते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स और राजास, जितना भी उनका होल रूटीन होता था, उनके सर्वेंट साथ होते थे, ट्रैकिंग पे जाते थे, हंटिंग के लिए जाते थे। ट्रैकिंग फॉर हंटिंग, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे, ट्रैकिंग फॉर हंटिंग। वो ट्रैक कर रहे थे किस लिए, हंटिंग के लिए। विलेज हंटर, जो स्किल्ड विलेज हंटर्स हुआ करते थे, वो उनके साथ रहा करते थे, और द साहिब सिंपली फायर द शॉट। जो उनका बॉस होता था, जो वहाँ पे हेड होता था, वो सिंपली शॉट करता था, शूट करता था वहाँ पे, तो टाइगर्स को मारा जाता था। और टाइगर्स को, एक टाइगर को नहीं, एक साथ 10-20 टाइगर्स को किल करके उनकी एक स्नैप लेते थे, फ़ोटो एक लेते थे, फिर जाके उसे रिवार्ड, एक नोबेल्टी माना जाता था, रिवार्ड एक दिया जाता था उस चीज़ के लिए। तो आप अपनी बुक पे देखिएगा, पेज 110, वहाँ पे कुछ सोर्स सी और सोर्स डी दिया है, वो आप पढ़िएगा कि बेगास और फॉरेस्ट में क्या हुआ करता था, कैसे कल्टीवेशन स्टॉप हो गई, वो ये रबर एक्सट्रैक्शन इन द पोटोमायो, ये भी आप पढ़िएगा। और हमारा जो न्यू इसके बाद आएगा, हु कुड हंट के बाद आएगा हमारा 111 पे सब टॉपिक हमारा और एक है, न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विस। नए तुजारात, नए मुलाजिम, नई सर्विसें। तो ये, इससे हमें आगे पता चलेगा कल जब हम इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विस के बारे में। तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि फॉरेस्ट लॉज से क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्या फ़ायदे हुए, किन लोगों को नुकसान हुआ, किन लोगों को फ़ायदा हुआ, क्या क्या ट्रेड इससे हो गया। ये सब चीज़ें हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे किस नए सब टॉपिक में, न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स और न्यू सर्विस में। आप पढ़ के रखेंगे ये, जितना भी हमने पढ़ा, पीछे भी पढ़ा, उसको भी रिवीजन कीजिए। जो नया हम कल पढ़ने जा रहे हैं, न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विस के बारे में, तो आप खुद पढ़ा कीजिए इन सब चीज़ों के बारे में। तो जब मैं पढ़ाना शुरू करूँ, कहीं पे मेरे पॉइंट्स रह जाते हैं या कहीं पे मैं आपको क्लियर नहीं कर पाता हूँ वो चीज़ें, जैसे हम क्लास में अगर करते थे क्लियर अच्छे से करते थे, वहाँ पे हमें
जितने भी बच्चे सामने होते थे पढ़ते, हमारे लिए इट्स अ न्यू थिंग कि हम आए हैं ऑनलाइन क्लास देने के लिए। लेकिन आप भी सपोर्ट कीजिए हमें, आप भी हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए और थोड़ा थोड़ा खुद भी पढ़ा कीजिए, ताकि हमारे लिए भी और आपके लिए भी आसान हो समझना, और आप लोग अच्छे से समझे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो कल हम पढ़ेंगे न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विस के बारे में। तो ख्याल रखिए अपना। तो हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।